बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ जेनेटिक्स रैपिड रिवीजन। पहले से डिस्क्लेमर दे दूँ, आई हैव टू बी स्पीड अप, दिस इज़ नॉट अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन वीडियो, वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, वो देख लेना। स्टार्टिंग फ्रॉम जेनेटिक टर्म्स, कोडोमिनेंस के अंदर दोनों एलील्स कंट्रीब्यूट करते हैं टू द फिनोटाइप ऑफ हेटेरोजाइगोट। कोई रिसेसिव नहीं होता, दोनों डोमिनेंट होते हैं। एग्जांपल इज ब्लड ग्रुप एबीओ एंटीजन, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, एचएलए ग्रुप टाइपिंग। वेरिएबल एक्सप्रेसिटी के अंदर जीनोटाइप सेम होता है लेकिन वेरिएबल एक्सप्रेशन होती है। दिस इज सीन इन केस ऑफ autosomal dominant disease or the mitochondrial disease like neurofibromatosis type 1 के पेशेंट का डिफरेंट एक्सप्रेशन होता है। इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस का मतलब है कि जीन में मसला है बट नॉट ऑल इंडिविजुअल शो द डिजीज़। इनकम्प्लीट प्रेजेंटेशन होती है। फॉर एग्जांपल BRCA जीन की म्यूटेशन की वजह से ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर नहीं होता, हर दफ़ा नहीं होता। और इसके रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज पेनिट्रेंस को मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी के साथ। प्लियोट्रॉपी के अंदर एक जीन मल्टीपल फिनोटाइप्स को कंट्रीब्यूट करता है। फॉर एग्जांपल फिनाइलकीटोनुरिया के अंदर फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। पेशेंट में लाइट स्किन, एल्बिनिज्म, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मस्टी बॉडी ऑर्डर होता है। एंटीसिपेशन के अंदर जैसे जैसे जनरेशन पास होती है डिजीज़ का ऑनसेट अर्लियर होता है या डिजीज़ की सिवियरिटी ज़्यादा होती है। दिस इज सीन इन केस ऑफ ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट डिजीज़ लाइक हंटिंगटन डिजीज़। लॉस ऑफ हेटेरोजाइगोसिटी ट्यूमर सप्रेसर जीन में देखने को मिलती है। जब एक जीन खराब होता है तो जो दूसरा जीन है वाइल्ड टाइप जीन है उसको भी खराब होना चाहिए इससे पहले कि कैंसर हो। दिस इज अप्लाइड फॉर ट्यूमर सप्रेसर जीन लाइक रेटिनोब्लास्टोमा, टू हिट हाइपोथेसिस, दिस इज नट्सन हाइपोथेसिस, लीन सिंड्रोम, हेरिडेटरी नॉन पॉलीपोसिस कोलोरेक्टल कैंसर एंड लीफ-रोमानी सिंड्रोम जिसमें P53 की म्यूटेशन होती है और ये ऑन्कोजीन पे अप्लाई नहीं होता। एपिस्टेसिस के अंदर जो एक जगह का अलील होता है वो दूसरे अलील को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल एल्बिनिज्म, एलोपेशिया। एनयूप्लाइडी के अंदर एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ n नहीं होता, एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ड्यू टू मियोटिक या माइटोटिक नॉन डिसजंक्शन। फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 21, मोनोसोमी, टर्नर सिंड्रोम या कैंसर के अंदर। नेक्स्ट इज डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशन की डोमिनेंट इफेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल जो हेटेरोजाइगोट है जिसमें एक एबनॉर्मल जीन है, एबनॉर्मल जीन एबनॉर्मल प्रोटीन बनाएगा और वो नॉर्मल प्रोटीन को भी काम नहीं करने देगी। फॉर एग्जांपल सिंगल म्यूटेटेड P53 जीन है, वो ऐसी प्रोटीन बनाएगा जो कि नॉर्मल P53 जीन को भी काम नहीं करने देगी। लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम, इसमें यह होता है कि कुछ एलील्स आपस में एक दूसरे के साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी के साथ रहते हैं ऑन द सेम क्रोमोसोम। पोजीशन ऑफ एलील्स ऑन द क्रोमोसोम इज कॉल्ड लोकाई या लोकस बोलते होते हैं। तो कुछ एलील्स आपस में एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं एंड दीज आर मेजर्ड इन अ पॉपुलेशन नॉट अ फैमिली। एग्जाम्पल इज HLA जीन्स और सिस्टिक फाइब्रोसिस वाला जीन। नेक्स्ट इज मोज़ेकिज्म, एक ही इंडिविजुअल के अंदर एक से ज़्यादा डिफरेंट जेनेटिकली डिस्टिंक्ट सेल लाइन्स हो, दीज आर कॉल्ड मोज़ेकिज्म। मोज़ेकिज्म दो तरह का होता है, सोमैटिक या जर्म लाइन विच इज़ कॉल्ड गोनेडल मोज़ेकिज्म। सोमैटिक मोज़ेकिज्म माइटोटिक एरर्स के बाद होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन और ये हमारी बॉडी के सोमैटिक टिश्यूज़ को इन्वॉल्व करता है। जर्म लाइन्स वाला सिर्फ एग और स्पर्म्स को इन्वॉल्व करता है। ठीक हो गया। और ये आपने कब सस्पेक्ट करना है, अगर पेरेंट्स बिल्कुल ठीक ठाक है, रिलेटिव्स को भी कोई डिजीज़ नहीं है लेकिन बच्चों को डिजीज़ है, इसका मतलब है कि उनके जर्म लाइन सेल्स में मसला था। एंड द टिपिकल एग्जांपल इज मैक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम। इसके अंदर GS प्रोटीन, GNAS प्रोटीन में गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन होती है और पेशेंट में कैफे ए लॉट स्पॉट्स होते हैं। कैफे ए लॉट स्पॉट्स मैक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम के अलावा न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 1 और फैनकोनीस एनीमिया में होते हैं। नंबर 2 रैग्ड एजेस होते हैं स्पॉट्स के, ये जो स्पॉट्स होते हैं हाइपर पिगमेंटेड होते हैं। इसके अलावा मल्टीपल बोन्स में फाइब्रस डिस्प्लेजिया होती है एंड प्रीकॉशियस प्यूबर्टी होती है। अगर ये म्यूटेशन फर्टिलाइजेशन से पहले हो तो ये लीथल होती है, कोई नहीं बचेगा, लेकिन अगर उसके बाद हो तो ये कौन सी मोज़ेकिज्म है, सोमैटिक मोज़ेकिज्म है। नेक्स्ट इज लोकस हेटेरोजेनिटी। लोकस का मतलब पोजीशंस, तो यहाँ पे ओके लोकस डिफरेंट है, ठीक हो गया। लोकस डिफरेंट है, अलील सेम है, तो डिफरेंट लोकस पे अलील सेम है और वो सेम डिजीज़ करवा देते हैं। फॉर एग्जांपल एल्बिनिज्म, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, फैमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलेमिया। इसके बाद अलीलिक हेटेरोजेनिटी,
पोजीशन सेम है लेकिन अलील्स डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल बीटा थैलासीमिया के अंदर, और इसका क्रोमोसोम 11 रट्टा मारना है। हेटेरोप्लाज्मी के अंदर क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है जो कि मदर से सारे बच्चों में जाता होता है। इसके अंदर एबनॉर्मल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है और नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों होता है। जो एबनॉर्मल है वो डिजीज़ करवा देगा। दीज आर कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़। यूनिपेरेंटल डाइसोमी के जो बच्चा ऑफ स्प्रिंग है वो एक ही पेरेंट से दोनों कॉपीज़ ले लेंगे, दूसरे पेरेंट से कोई कॉपी नहीं आएगी। और ये यूप्लाइड होते हैं, मतलब दूसरे पेरेंट से इन्होंने दोनों कॉपीज़ ले ली हैं तो एक यूप्लाइड होते हैं और ये नॉर्मल होते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि दो तरह की होती है, हेटेरोडाइसोमी, आइसोडाइसोमी। हेटेरोडाइसोमी मीन हेटेरोजाइगस यानी मियोसिस 1 का एरर है। आइसोडाइसोमी मीन होमोजाइगस यानी मियोसिस टाइप 2 का एरर है, या फिर जाइगोट बन गया तो उसमें माइटोसिस का एरर आ गया। तो इसमें अगर आइसोडाइसोमी हो मतलब दोनों अलील्स आ गए लेकिन दोनों अलील्स खराब वाले आ गए, रिसेसिव वाले आ गया, तो वो डिजीज़ करवा देते हैं। यूनिपेरेंटल डाइसोमी की एग्जांपल है प्रेटर-विली सिंड्रोम और एंजलमैन सिंड्रोम, एंड दीज आर द डिजीज ऑफ जेनेटिक इम्प्रिंटिंग। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन जेनेटिक्स। पॉपुलेशन जेनेटिक्स में नेचुरल सिलेक्शन है। नेचुरल सिलेक्शन के अंदर नेचर ऐसे एलील्स को सिलेक्ट करती है जो स्पीशीज़ की फिटनेस बढ़ाते हैं। ऐसे इंडिविजुअल्स जो बेटर अडाप्ट कर सकते हैं उनके एलील्स नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। दिस इज़ द मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। जेनेटिक ड्रिफ्ट को बोलते हैं एलीलिक ड्रिफ्ट या राइट इफेक्ट। इसके अंदर अलील फ्रीक्वेंसी चेंज आती है बट इट अकर्स बाय रैंडम। किसी इंसिडेंट की वजह से कुछ अलील्स कम हो जाते हैं, कुछ बच जाएंगे, वो आगे चले जाएंगे। और इसकी एग्जांपल है बॉटल नेक इफेक्ट, फाउंडर इफेक्ट। बॉटल नेक इफेक्ट में क्या होता है कि कोई नेचुरल डिजास्टर आया, उसने क्या किया, कुछ अलील्स को ख़त्म कर दिया और कुछ अलील्स नेक्स्ट जनरेशन में चले गए, बट दिस इज़ बाय चांस, नॉट नेचुरली सिलेक्टेड। अब जो फाउंडर इफेक्ट है, फाउंडर इफेक्ट में कुछ पॉपुलेशन सेपरेट हो जाती है पेरेंट पॉपुलेशन से और अपने अलील लेके चली जाती है। दिस इज़ कॉल्ड फाउंडर इफेक्ट। नेक्स्ट इज़ हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल ये उन पॉपुलेशन पे अप्लाई होगा जहाँ पे रैंडम मेटिंग होती है। सही हो गया। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल ये कहता है कि जो अलील है और अलील की जो अलील से जीनोटाइप बनेगा उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, यानी 1 के बराबर रहेगी। अगर डोमिनेंट अलील ए है तो उसकी फ्रीक्वेंसी पी है। अगर नॉन डोमिनेंट अलील या रिसेसिव अलील उसकी फ्रीक्वेंसी क्यू है तो पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, मतलब कांस्टेंट है। अगर डोमिनेंट अलील को मैं डबल कर दूं तो ये होमोजाइगस होगा, इसकी फ्रीक्वेंसी पी स्क्वायर है। जो रिसेसिव अलील है होमोजाइगस रिसेसिव की क्यू स्क्वायर है, और जो हेटेरोजाइगस है वो 2pq आ जाती है। ठीक हो गया। ये कैरियर वाला भी बन सकता होता है अगर ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो एक मैथ वाला फार्मूला लगाइए, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, तो उसका अगर मैं स्क्वायर लूँगा तो p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सही हो गया। तो ये बात रट्टा मार लेना। अगर कोई एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ की फ्रीक्वेंसी मेल में क्या होगी, q होगी, और फीमेल में क्या होगी, q स्क्वायर होगी। क्योंकि मेल्स के पास एक एक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है ना, और फीमेल्स के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं। हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल के लिए हमें क्या चाहिए, नंबर 1 म्यूटेशन, नो म्यूटेशन अकरिंग एट द लोकस। लोकस पे कोई म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए, नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं होनी चाहिए, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, कोई जीन की माइग्रेशन नहीं होनी चाहिए, कोई नया अलील आया या कोई न्यू अलील चला गया, ये नहीं होना चाहिए, और पॉपुलेशन का साइज़ बड़ा होना चाहिए। ठीक हो गया। अब हार्डी वीनबर्ग में ये होता है कि जो p और q की जो वैल्यूज़ होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो कांस्टेंट होती है फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और अगर कोई रेयर ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है, रेयर ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़, तो इसमें जो p है, p इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील, तो वो 1 के बराबर ही कंसिडर की जाती होती है। बस ये एक वो होता है, एक इन्होंने बताया था प्रिंसिपल। इसके बाद डिसऑर्डर ऑफ इम्प्रिंटिंग है। इम्प्रिंटिंग के अंदर एक जीन की कॉपी साइलेंस हो जाएगी या इम्प्रिंट हो जाएगी बाय हाइपर मिथाइलेशन, और दूसरी कॉपी एक्सप्रेस होगी। जो कॉपी एक्सप्रेस होगी वो डिपेंड करेगा कौन से पेरेंट से आई है। जो एक्सप्रेस कॉपी है अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगी तो कोई डिजीज़ नहीं होगा, लेकिन अगर एक्सप्रेस कॉपी में ही म्यूटेशन हो गया या एक्सप्रेशन नहीं हुई या डिलीशन होगी तो डिजीज़ हो जाएगा। प्रेटर-विली सिंड्रोम में जो मैटरनल जीन्स होते हैं वो साइलेंस या इम्प्रिंट हो जाते हैं, लेकिन जो पैटर्नल एलील्स हैं वो एक्सप्रेस करते हैं। अगर उनमें मसला आ गया डिलीशन या म्यूटेशन तो प्रेटर-विली सिंड्रोम हो जाएगा। पेशेंट को हाइपरफेजिया, हाइपर ओरैलिटी
ओबेसिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, हाइपोगोनेडिज्म और हाइपोटोनिया होता है। कुछ केसेस में ये 25% केसेस में इट इज़ माइट बी ड्यू टू यूनिपेरेंटल मैटरनल डाइसोमी कि माँ की तरफ से ही दोनों जीन्स आ गए हैं। ठीक हो गया। तो पैटर्नल वाले तो एक्सप्रेस करेगी नहीं। अब इसका जो इन दोनों का क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम नंबर 15 होता है। क्लियर। जो एंजलमैन सिंड्रोम है उसमें जो पैटर्नल जीन्स होते हैं UB3 है वो साइलेंस या इम्प्रिंट हो गया। डिजीज़ कब होगा? जब मैटरनल अलील डिलीट या म्यूटेटेड हो गया। निमोनिक इज हेल्स, H से हैंड फ्लैपिंग, A से एटेक्सिया, I से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, L से लाफ्टर, S से सीजर्स। अब इसके अंदर जो UB3A जीन जो कि मैटरनल क्रोमोसोम नंबर 15 पे पड़ा होता है वो क्या हो जाता है? वो डिलीट हो जाता है। कुछ केसेस में ये पैटर्नल यूनिपेरेंटल डाइसोमी की वजह से होता है। प्रेडर-विली का निमोनिक है पोप, P से प्रेडर-विली, O से ओबेसिटी, P से पैटर्नल अलील डिलीशन। जो एंजलमैन सिंड्रोम है उसका निमोनिक है मामा, M से मैटरनल अलील, A से एंजलमैन सिंड्रोम, M से मूड जिसमें लाफ्टर आएगा, A से एटेक्सिया और S से सीजर्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज मोड ऑफ इनहेरिटेंस। तो पहला है ऑटोसोमल डोमिनेंट। इसके अंदर स्ट्रक्चरल जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। एक्सेप्शन इज सिस्टिक फाइब्रोसिस जो ऑटोसोमल रिसेसिव है। मैनी जनरेशन को इन्वॉल्व करता है। मेल्स और फीमेल्स इक्वली अफेक्टेड होते हैं। वर्टिकल ट्रांसमिशन होती है पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। और इसमें ये प्लियोट्रोपी फॉलो होती है, मतलब एक जीन मल्टीपल इफेक्ट करवाएगा। वेरिएबल एक्सप्रेशन होती है कि डिफरेंट एक्सप्रेशन अमॉन्ग डिफरेंट इंडिविजुअल्स। फैमिली हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है। अगर एक पेरेंट हेटेरोजाइगस होगा तो 50% चांस है ट्रांसमिशन के, सिर्फ 25% ट्रांसमिशन के चांस है ऑटोसोमल रिसेसिव में, बाकी सब में 50% होते हैं। अब ये जो डिजीज़ होते हैं इनका निमोनिक है हैवी, मार्फन, हेड्स, ऑस्टियोफाइट्स या हैवी डोमिनेंट। ठीक हो गया। इसके बाद है ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या होता है कि स्किप जनरेशन देखने को मिलती है। अब डिजीज़ अगर कराना है तो पेरेंट्स नॉर्मल होते हैं लेकिन जो बच्चे होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन। अगर दो कैरियर हो, हेटेरोजाइगस पेरेंट्स हो तो 25% ट्रांसमिशन का चांस है, 50% कैरियर का चांस है, 25% हेल्दी होने का चांस है। हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन होती है, पेरेंट्स नॉर्मल या कैरियर होते हैं लेकिन सिबलिंग्स अफेक्टेड होते हैं। मोस्टली जो एंजाइम्स के डिजीज़ होते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव होते हैं। स्किप जनरेशन होती है, एक ही जनरेशन को इन्वॉल्व करती है लेकिन जब इन्वॉल्व करती है तो ज़्यादा सीवियर होती है। चाइल्डहुड में प्रेजेंट करती है, कज़न मैरिज से एसोसिएटेड है, जस्ट लाइक थैलासीमिया। कैरियर बनने के चांसेस 2/3 होते हैं, ये रट्टा मार लेना। ठीक हो गया। मतलब अगर उसका सिबलिंग अफेक्टेड है तो जो अनअफेक्टेड इंडिविजुअल है उसके कैरियर बनने के चांसेस 2/3 होते हैं और नॉर्मल होने के चांसेस 1/3 होते हैं। नेक्स्ट इज एक्सीडेंट रिसेसिव। एक्सीडेंट रिसेसिव मेल्स को मोस्टली इन्वॉल्व करता है। अगर कोई फीमेल हेटेरोजाइगस या कैरियर है तो उसका 50% चांस है, मतलब वो अपने ट्रांसमिशन सन की तरफ होगी। मतलब अगर कैरियर फीमेल है तो उसके बेटों की तरफ ट्रांसमिशन होगी 50%, लेकिन मेल टू मेल ट्रांसमिशन नहीं होगी। वंस अगेन रिसेसिव डिजीज़ है तो स्किप जनरेशन देखने को मिलेगी। मेल्स में ज़्यादा सीवियर होती है, फीमेल्स को होमोजाइगस होना पड़ेगा अगर डिजीज़ करवाना है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ये दोनों पेरेंट्स से ट्रांसमिट होती है, मतलब ये जो मेल से डॉटर में भी जा सकती है। सही हो गया। 50% चांस है ट्रांसमिशन का। ठीक हो गया। मतलब अगर मदर अफेक्टेड है तो 50% चांस है अफेक्टेड का, लेकिन अगर फादर अफेक्टेड है तो 100% चांस है डॉटर्स के अफेक्टेड होने का, क्योंकि फादर तो सन को ट्रांसमिट नहीं करेगा क्योंकि वो वाई क्रोमोसोम देते हैं। एग्जांपल इज फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, रेड सिंड्रोम, एल्पोर्ट सिंड्रोम, विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स विच इज़ हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस। माइटोकॉन्ड्रिया मदर से डिराइव्ड होता है, दैट इज़ वाई दीज डिजीज आर ट्रांसमिटेड ओनली थ्रू द मदर। तो सारे ऑफस्प्रिंग इन्वॉल्व हो गए, माँ से सारे बच्चों में चला जाएगा। वेरिएबल एक्सप्रेशन होगी ड्यू टू हेटेरोप्लाज्मी। हेटेरोप्लाज्मी का मतलब है कि एक एबनॉर्मल और नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एट अ टाइम प्रेजेंट है। एग्जाम्पल इज LM, लेबर, हेरिडिटरी, ऑप्टिक न्यूरोपैथी एंड माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथीज। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ की काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स यहाँ पे लिखी हुई है। सही हो गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट हम यहाँ पे देख लेंगे। जो ऑटोसोमल रिसेसिव है ये मोस्टली एंजाइम्स वाले डिजीज़ होते हैं, बस इसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस भी ऐड कर लो। क्लियर। इसके बाद हम आ जाते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस में। दिस इज ऑटोसोमल रिसेसिव। CFTR जीन की डिफेक्ट होता है ऑन क्रोमोसोम
क्रोमोसोम नंबर 7 508 पोजीशन पर फिनाइलएलेनिन डिलीट हो जाती है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन लीथल जेनेटिक म्यूटेशन। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी ये है कि जो CFTR होता है ATP गेटेड क्लोराइड चैनल को कोड करता है। ये नॉर्मली करता क्या है, लंग्स और GIT में क्लोराइड को सिक्रीट करवाता है, स्वेट ग्लैंड के अंदर क्लोराइड को रीअब्सॉर्ब करवाता है। जब फिनाइलएलेनिन डिलीट होता है ड्यू टू फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन तो प्रोटीन मिसफोल्डेड होती है, प्रोटीन की ट्रैफिकिंग नहीं हो पाती और वो सेल मेम्ब्रेन में इंसर्ट नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से क्लोराइड की सिक्रेशन नहीं हो पाएगी। जब क्लोराइड की सिक्रेशन नहीं हो पाएगी तो वाटर की सिक्रेशन नहीं हो पाएगी, सोडियम की कंपनसेटरी रीअब्जॉर्प्शन होगी, जिसकी वजह से वो पानी को भी रीअब्जॉर्ब कर लेगा और जो थिक म्यूकस है वो को ज़्यादा थिक होना शुरू हो जाएगा ड्यू टू। अब सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन क्यों बढ़ गई थी? ड्यू टू नेगेटिव पोटेंशियल। अब इसको डायग्नोस करने के लिए आपने पाइलोकार्पिन दी है और पाइलोकार्पिन देने के बाद स्वेट के अंदर सोडियम क्लोराइड का लेवल 60 मिली इक्विवेलेंट से बढ़ जाएगा। अब इन पेशेंट में स्वेट के अंदर सोडियम और वाटर लॉस होता है तो उसकी वजह से रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन एल्किलोसिस होती है। स्क्रीनिंग के लिए आप इम्यूनो रिएक्टिव ट्रिप्सिनोजन के लेवल्स कराते हैं विच आर इंक्रीज्ड ड्यू टू क्लॉगिंग ऑफ पेनक्रियाटिक डक्ट। कॉम्प्लिकेशंस के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर रिकरेंट पल्मोनरी इन्फेक्शंस होते हैं, 10 साल से नीचे वालों में स्टेफ ऑरियस और 10 साल से ऊपर वालों में सूडोमोनास एरिजिनोसा। इसके अलावा एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस होता है। ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज लाइक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टिसिस और ब्रोंकिएक्टिसिस की वजह से रेटिकुलो नोड्यूलर पैटर्न या ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस होती है। साइनसिस की पैसिफिकेशन, नेजल पॉलिप्स, क्लबिंग वगैरह आपको देखने को मिलती है। GIT के अंदर क्रॉनिक पेनक्रियाटाइटिस है जिसकी वजह से पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी होती है, मैल अब्जॉर्प्शन होती है, स्टीटोरिया होता है, फैट सॉल्युबल विटामिन की डेफिशिएंसी होती है। इसके अलावा एंडोक्राइन इनसफिशिएंसी भी होती है जिसकी वजह से डायबिटीज़ होती है, सेकेंडरी बिलियरी सिरोसिस होती है, लीवर डैमेज हो सकता है, बच्चों के अंदर मेकोनियम आइलियस हो जाएगा। रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर इनफर्टिलिटी होती है मेल्स में, वाई ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वास डिफरेंस, लेकिन स्पर्मेटोजेनेसिस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फीमेल्स के अंदर सब फर्टिलिटी होती है, वाई बिकॉज थिक सर्वाइकल म्यूकस है जो कि एमेनोरिया करवाता है। ट्रीटमेंट के अंदर आपने CFTR मॉड्यूलेटर्स देने हैं जो कि डिफरेंट इंडिविजुअल में डिफरेंट इफेक्ट करवाते हैं ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशंस। दिस इज कॉल्ड फार्माकोजिनोमिक्स। अब ये पोटेंशिएटर भी होते हैं। पोटेंशिएटर वो होते हैं जो गेट को ओपन रखते हैं। इसमें एग्जाम्पल है आइवाकैप्टोर और कुछ करेक्टर्स होते हैं जो प्रोटीन की शेप को मेंटेन करते हैं। एग्जाम्पल इज लूमिकैप्टोर और टीजाकैप्टोर। सही हो गया। इसके अलावा चेस्ट फिजियोथेरेपी करा सकते हैं। म्यूकस क्लियरेंस के लिए हाइपरटोनिक सेलाइन और डोर्नेस अल्फा ये दे सकती है। निमोनिया के लिए जिथ्रोमाइसिन, इन्फ्लेमेशन के लिए एनसेड और पेनक्रियाटिक इनसफिशिएंसी के लिए पेनक्रियाटिक एंजाइम्स दे सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सीलेंट रिसेसिव। इसमें A गैमा ग्लोब्यूलिनीमिया, B से बैकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, C से कलर ब्लाइंडनेस, D से ड्यूशीन, F से फैब्री, G से ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेस डेफिशिएंसी, H से हीमोफीलिया A, हीमोफीलिया B और हंटर डिजीज, L से लेशनिहाम सिंड्रोम, ओकुलर एल्बिनिज्म और विस्कॉट एल्ट्रेट सिंड्रोम होता है। अगर फीमेल को टर्नर सिंड्रोम हो विच इज़ 45X0 तो उनके अंदर एक्सीलेंट रिसेसिव डिसऑर्डर ज़्यादा कॉमन होते हैं बिकॉज उनके पास एक X क्रोमोसोम है। फीमेल्स के अंदर 2 X क्रोमोसोम होते हैं जिसमें से वो एक X क्रोमोसोम को इनएक्टिवेट कर देती है। दिस इज कॉल्ड लियोनाइजेशन। ठीक हो गया। और दिस इज रैंडम इनएक्टिवेशन। और जो इनएक्टिवेटेड क्रोमोसोम होता है दिस इज कॉल्ड बार बॉडी विच इज मिथाइलेटेड हेट्रोक्रोमेटिन। अगर ये स्क्यूड इनएक्टिवेशन होती है, रैंडम इनएक्टिवेशन होती है तो फिर आपको एक्सीलेंट रिसेसिव डिजीज भी देखने को मिल सकती है डिफरेंट वेरिएशन के। सही हो गया। एक्सीलेंट रिसेसिव डिजीज या एक्सीलेंट डोमिनेंट डिजीज भी देखने को मिल सकते हैं क्योंकि एक X क्रोमोसोम तो गया तो अगर दूसरे में डिजीज़ आ गया तो फीमेल गई। इसके बाद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है जो कि 3 टाइप की है, ड्यूशीन, बैकर और आ जाएगा मायोटोनिक। जो ड्यूशीन और बैकर है दीज आर एक्सीलेंट रिसेसिव। ड्यूशीन के अंदर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है या फिर नॉनसेंस म्यूटेशन या फिर सप्लाइसिंग एरर है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की वजह से डिस्ट्रोफिन प्रोटीन एब्सेंट होता है। जब ये प्रोटीन एब्सेंट होती है मसल के फाइबर टूट जाते हैं। ठीक हो गया। क्योंकि जो डिस्ट्रोफिन जीन है दिस इज द लार्जेस्ट प्रोटीन इनकोडिंग जीन। क्लियर। जो डिस्ट्रोफिन है ये मसल फाइबर को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जोड़ता है इन स्केलेटल मसल एंड कार्डिक मसल। लेकिन अगर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन नहीं होगी तो मसल टूट जाएंगे। दिस इज कॉल्ड मायोनेक्रोसिस। क्लियर। पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा?
प्रॉक्सिमल मसल की वीकनेस होती है, पेल्विक गिल्डल की वीकनेस होती है। इसके अलावा काफ की सूडो हाइपरट्रॉफी होती है ड्यू टू फाइब्रोफैटी रिप्लेसमेंट ऑफ मसल और वेडलिंग गेट होता है। अब इसका जो प्रोग्नोसिस पुअर होता है, 5 साल से पहले डेथ हो जाती है एंड द कॉज ऑफ डेथ इज डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। स्क्रीनिंग के लिए केराटिन काइनेस और एल्डोलेज के लेवल्स कराते हैं। कंफर्मेशन के लिए जेनेटिक टेस्टिंग करवाते हैं। इसके अंदर एक साइन आता है गोवर साइन। गोवर साइन में जो पेशेंट होगा वो अपने अपर लिम्ब को यूज़ करेगा टू हेल्प स्टैंडिंग अप। दिस इज सीन इन केस ऑफ ट्यूशिन बट इट इज़ नॉट स्पेसिफिक। दिस इज आल्सो सीन इन केस ऑफ पोलीमायोसाइटस। नेक्स्ट इज बैकर। बैकर भी एक्सीडेंट रिसेसिव है लेकिन इसमें फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन नहीं होती। इसमें पार्शली फंक्शनल डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होती है, डेट इज़ वाई दिस इज़ लेस सीवियर और इसका ऑनसेट अडल्टहुड में होता है। ठीक हो गया। अब डिलीशंस दोनों करवाती होती है लेकिन रट्टा मारना कि लेस सीवियर बेकर है। नेक्स्ट इज मायोटोनिक। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी का क्रोमोसोम नंबर 19 होता है। दिस इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, 20 से लेकर 30 साल में वाले में ऑनसेट होता है। ये ट्राई न्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन है। CTG एक्सपांशन होती है इन द DMP के जीन, जिसकी वजह से मायोटोनिन प्रोटीन काइनेस का एक्सप्रेशन बढ़ जाता है। हाउ दिस द पेशेंट प्रेजेंट विथ परकशन मायोटोनिया कि वो हैंड शेक को रिलीज नहीं कर पाएगा, मसल की वेस्टिंग होती है, क्रिसमस ट्री कैटरेक्ट होते हैं, गुनेडल एट्रोफी होती है, फ्रंटल बार्डनेस होती है, एरिथमियास होते हैं। CTG कैटरेक्ट, टॉपी एंड गुनेडल एट्रोफी। मसल बायोप्सी करेंगे तो रिंग फाइबर्स और सेंट्रल न्यूक्लियाई मिलेंगे। नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस। माइटोकॉन्ड्रियल डिजीजेस में क्या होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन काम नहीं करेगी। ऐसे टिश्यूज़ जिनको एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा चाहिए वो अफेक्टेड होते हैं, लाइक न्यूरॉन्स और स्केलेटल मसल। अगर स्केलेटल मसल इन्वॉल्व हो गए दिस इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रियल मायोपैथी, जिसमें मिलास और मर्फ आता है। मिलास में माइटोकॉन्ड्रियल इंसेफलोपैथी, लैक्टिक एसिडोसिस, स्ट्रोक लाइक सिम्टम्स। मर्फ के अंदर मायोक्लोनिक एपिलेप्सी विद रैग्ड रेड फाइबर्स। रट्टा मारना, रैग्ड रेड फाइबर्स तो आपको मैक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम में भी देखने को मिलते हैं। लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर आपको रैग्ड रेड फाइबर्स मिलेंगे। वाई? बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टलाइन इंक्लूजन्स होती है। लेबर हेरिडेटरी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, इसमें ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्व होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कॉम्प्लेक्स 1 में म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से रेटिना और ऑप्टिक नर्व के न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं और पेशेंट को सब एक्यूट बायलैटरल विजन लॉस देखने को मिलता होता है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन लाइक ट्रेमर्स और MS भी देखने को मिलता है। रेट सिंड्रोम इज स्पोरेडिक, यानी ये एक्वायर्ड डिसऑर्डर है। इसमें MECP2 जीन की म्यूटेशन होती है, X क्रोमोसोम पे पड़ा होता है। ये फीमेल्स में होता है क्योंकि मेल्स तो बच नहीं पाते। क्लियर? जो इंडिविजुअल्स विद रेट सिंड्रोम, इनका जो फर्स्ट 1.5 ईयर्स होते हैं वो तो बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, लेकिन इसके साथ 1.5 साल के बाद इनकी मोटर, वर्बल और कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है। इसके अलावा 3S होते हैं, सीजर्स, स्कोलियोसिस, स्टीरियोटिपिक हैंड रिंगिंग। इसके बाद है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। दिस इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। इसमें भी ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन होती है FMR1 के अंदर, जिसकी वजह से साइटोसिन की हाइपर मिथाइलेशन होती है और DNA की एक्सप्रेशन कम होती है। इफ क्वेश्चन इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का इनहेरिटेड कॉज, आंसर इज फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का जेनेटिक कॉज, आंसर इज डाउन सिंड्रोम। अब इसमें जो ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट म्यूटेशन होती है CGG की होती है ड्यूरिंग oogenesis। 2 तरह की होती है। अगर ये रिपीट्स 50 से लेकर 200 है, 200 से कम है, तो पेशेंट को एटेक्सिया, ट्रेमर और सबसे इंपॉर्टेंट प्राइमरी ओवेरियन इंसफिशिएंसी होती है। प्राइमरी ओवेरियन इंसफिशिएंसी इज कॉल्ड प्रीमैच्योर ओवेरियन फेलियर। इट कैन आल्सो बी ड्यू टू टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट इज फुल म्यूटेशन। फुल म्यूटेशन हैज़ मोर देन 200 रिपीट्स एंड दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय मैक्रो ऑर्काइडिज्म, जिसमें टेस्टिस बड़े बड़े होते हैं, चिन बड़ा होता है, लार्ज जा होते हैं, इवर्टेड ईयर्स होते हैं, माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स और हाइपर मोबाइल जॉइंट्स जस्ट लाइक मार्फन सिंड्रोम, और सेल्फ म्यूटिलेशन होती है जस्ट लाइक लीश-नीहान सिंड्रोम। जो ट्राइन्यूक्लियोटाइड रिपीट एक्सपांशन डिजीज़ हैं, इनमें जेनेटिक एंटीसिपेशन होता है। जैसे जैसे जनरेशन पास करती है, एज ऑफ ऑनसेट कम होता है और डिजीज़ की सीवियरिटी बढ़ जाती है। हंटिंगटन डिजीज़ में केज आ जाएगा। हंटर को केज में बंद करना, क्रोमोसोम नंबर 4 है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, कॉर्डेट में एसिटाइलकोलिन और गाबा की कमी होती है, डोपामीन बढ़ जाता है। मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी में CTG है, क्रोमोसोम नंबर 19 रट्टा मारना, ऑटोसोमल डोमिनेंट है, CTG, क्रिसमस ट्री कैटरेक्ट, टॉपी, गुनेटल एट्रोफी। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम CGG, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट होता है, चिन प्रोट्रूडिंग होगा, जॉइंट गुनेट्स होते हैं। फ्राइडरिच एटेक्सिया GAA, क्रोमोसोम नंबर 9, ऑटोसोमल रिसेसिव और एटेक्सिक गेट देखने को मिलता है।
इसके बाद है ऑटोसोमल ट्राइसोमीज। जो ऑटोसोमल ट्राइसोमीज हैं उनको स्क्रीन कर सकते हैं फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में, कैसे? अल्ट्रासाउंड से या इसके अलावा कुछ हार्मोन्स के मार्कर्स के लेवल्स करवाते होते हैं। सबसे कॉमन है डाउन सिंड्रोम। जो ऑटोसोमल मोनोसोमीज होती हैं दीज आर नॉट वायबल विद अ लाइफ। ठीक हो गया। तो अगर आपसे सवाल पूछे मोस्ट कॉमन वायबल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, आंसर इज डाउन सिंड्रोम। एंड द मोस्ट कॉमन काज ऑफ जेनेटिक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, आंसर इज डाउन सिंड्रोम। डाउन के बाद जो सेकंड मोस्ट कॉमन है वो एडवर्ड है। डाउन में रट्टा मारना है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, फ्लैट फेस होता है, आइज़ के अंदर प्रोमिनेंट एपिकेंथल फोल्ड और ब्रश फील्ड स्पॉट्स होती है, हैंड्स के अंदर सिंगल पाल्मर क्रीज होती है और फिफ्थ फिंगर इनकर्व्ड होती है, लोअर लिम्स के अंदर फर्स्ट और सेकंड टो में गैप बढ़ जाता है, जीआईटी के अंदर डुडेनल एट्रीजिया, एनुलर पेनक्रियास, हर्शस्प्रंग डिजीज होता है, सीवीएस के अंदर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होते हैं। इसके अलावा सीएनएस के अंदर अर्ली ऑनसेट ऑफ अल्जाइमर होता है बिकॉज क्रोमोसोम नंबर 21 इन कोड्स फॉर अमाइलाइड प्रिकर्सर प्रोटीन। हीमाटोलॉजी के अंदर एएमएल और एएलएल देखने को मिलता है, एएमएल before the age of 5 and ALL after the age of 5. 95% of Down syndrome is due to meiotic non-disjunction and this is related to the meiosis 1 और ये बढ़ता है with the advanced maternal age। अगर मदर की एज 20 से कम है तो इंसिडेंस 1 in 1500 है, अगर मदर की एज 45 से ऊपर है तो इंसिडेंस 1 in 25 है। 4% केसेस आर ड्यू टू अनबैलेंस रोबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन, खासतौर पर 14 और 21, और जो 1% होते हैं दीज आर पोस्ट फर्टिलाइजेशन माइटोटिक एरर विच इज़ कॉल्ड मोज़ेकिज्म। क्लियर? तो अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर स्क्रीनिंग के अंदर आपने अल्ट्रासाउंड के अंदर न्यूकल ट्रांसलूसेंसी देखनी है 3.5 मिलीमीटर से ज़्यादा की और हाइपोप्लास्टिक नेजल ब्रिज है। ठीक हो गया। और डाउन सिंड्रोम के अंदर दो चीज़ें बढ़ती हैं, HI, बीटा एसएजी और इनहिबिन A। बाकी सब चीज़ें क्या हो जाती हैं? बाकी सब चीज़ें कम हो जाती हैं। लाइक फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर बीटा एसएजी तो बढ़ेगा लेकिन पैप A कम हो जाएगा। रट्टा मारो 18 और 13 एडवर्ड और पैटियो के अंदर सब चीज़ें कम होगी, डाउन में बीटा एसएजी ज़्यादा होगा। एक और बात रट्टा मारना, सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर क्वाड्रपल स्क्रीनिंग कराते हैं, बीटा एसएजी इनहिबिन बढ़ेगा जबकि अनकॉन्जुगेटेड एस्ट्रायोल अल्फा फीटोप्रोटीन कम हो जाएगा। जो एडवर्ड के अंदर सब चीज़ें कम हो जाएगी, 13 के अंदर सब चीज़ें नॉर्मल होगी। क्लियर? डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट में अम्बलाइकल हर्निया का रिस्क बढ़ जाता है। दिस इज सीन आल्सो इन केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। व्हाट आर द 5 एज ऑफ डाउन सिंड्रोम? एडवांस मैटरनल एज, डुडेनल एट्रीजिया, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर डिजीज, AML और ALL। इसके बाद है एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में प्रिंस एडवर्ड से रट्टा मारना, P से प्रोमिनेंट ऑक्सीपिट, R से रोकर बॉटम फीट, I से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, N से नॉन डिस्टंक्शन जो कि मियोसिस 1 में होती है, क्लेंच फिस्ट विद द ओवरलैपिंग फिंगर्स, लो सेट ईयर्स, जहाँ छोटे छोटे हो गए, माइक्रोगेनेथिया, VST होगा, ओम्फेलोसील मेनिंजोमाइलोसील होती है और इनमें डेथ हो जाती है। सेकंड मोस्ट कॉमन काज होता है और एडवर्ड सिंड्रोम में सब चीज़ें ही कम हो जाती हैं। पैटियो सिंड्रोम में क्या होता है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी तो होती है, रोकर बॉटम फीड है, इसका P रट्टा मारना है, P से माइक्रो ऑफ्थेल्मिया, P से माइक्रोसेफली, ठीक है, क्लेफ्ट लिप और पैलेट, प्रोसेंसेफली, पॉलीडेक्टाइली, क्यूटस एप्लेजिया, पम्प्स डिजीज़ या पोम्पे डिजीज़, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, ओम्फेलोसील। अब इसमें प्री कॉर्डल मीजोडर्म का डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से मिड लाइन डिफेक्ट्स होते हैं, यानी चीज़ें आपस में फ्यूज़ नहीं कर पा रही। क्लियर? अगर ये पहचानना कि नॉन डिस्टिंक्शन मियोसिस 1 में है या मियोसिस 2 में है, अगर आपको कुछ नॉर्मल सेल्स मिल रहेगा तो उसका मतलब है नॉन डिस्टिंक्शन मियोसिस 2 में है, अगर कोई नॉर्मल सेल्स नहीं मिल रहा तो उसका मतलब है नॉन डिस्टिंक्शन मियोसिस 1 में है। इसके बाद रोबर्ट्सोनियन ट्रांसलोकेशन है, क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन होती है जो कि क्रोमोसोमल पेयर को इन्वॉल्व करती है। 13, 14, 15, 21, 22, डाउन के अंदर 21 और 14 को रट्टा मारना मोस्ट कॉमन ट्रांसलोकेशन होती है। ये दो तरह की होती है, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। बैलेंस के अंदर कोई जेनेटिक मटेरियल लॉस नहीं होता या गेन नहीं होता, लेकिन अनबैलेंस के अंदर जीन्स लॉस हो जाते हैं या मिस हो जाते हैं जिसकी वजह से मिस कैरेजेस, स्टिल बर्थ या डाउन या पैटियो सिंड्रोम देखने को मिलते हैं। अब एक अनबैलेंस ट्रांसलोकेशन जब होती है जब ऐसे क्रोमोसोम जो एक्रोसेंट्रिक होते हैं, यानी उनके जो सेंट्रोमेयर है एक एंड्स में होते हैं, तो उनके जो लॉन्ग आर्म्स हैं, लॉन्ग आर्म्स फ्यूज़ कर जाती है सेंट्रोसोम में और शॉर्ट आर्म्स लॉस हो जाते हैं। दिस कैन रिजल्ट इन अनबैलेंस ट्रांसलोकेशन। नेक्स्ट इज क्राइटोकैट सिंड्रोम। इसमें क्रोमोसोम नंबर 5 के शॉर्ट आर्म की डिलीशन होती है और पेशेंट को क्या होता है, कैट लाइक क्राई, हाई पिच क्राई होती है, माइक्रोसेफेली होती है, एपिकेंथल फोल्ड जो कि डाउन सिंड्रोम में होती है और VST जो कि एडवर्ड सिंड्रोम में भी था।
विलियम्स सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, 7q यानी लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम नंबर 7 की डिलीशन होती है, लास्टिन जीन अफेक्टेड होता है। ये जो क्लिनिकल फीचर्स के अंदर एल्फिन फेसेस होते हैं, हाइपर कैल्सीमिया ड्यू टू विटामिन डी सेंसिटिविटी होती है, इनकी वर्बल स्किल्स काफ़ी अच्छी होती है, स्ट्रेंजर से दोस्त बना सकते हैं, और CVS के अंदर स्टीनोसिस होती है, सुप्रावेल्वुलर अयोर्टिक स्टीनोसिस, पल्मोनरी स्टीनोसिस, रीनल आर्टरी स्टीनोसिस। इसके बाद कुछ क्रोमोसोमल डिजीज़ पढ़ लेते हैं। बाय जेनेटिक डिसऑर्डर बाय क्रोमोसोम, लाइक क्रोमोसोम नंबर 1 पे गाउचर डिजीज़ है, 3 पर वॉन हिप्पल-लिंडो डिजीज़ RCC आ जाएगा, 4 पर ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ और हंटिंगटन डिजीज़ और एकॉन्ड्रोप्लेजिया आ जाएगा, 5 क्राइटोकैट सिंड्रोम और फैप, 6 में हीमोक्रोमेटोसिस आ जाएगा, 7 के अंदर वर्ल्ड कप 7 जिसमें आपका विलियम्स सिंड्रोम और सिस्टिक फाइब्रोसिस है, 9 के अंदर फ्राइडरिच एटेक्सिया और ट्यूबरस स्क्लेरोसिस 1, जो 11 है इसमें विम्स ट्यूमर आ जाएगा और बीटा थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया और मैन 1 सिंड्रोम। जो 13 है उसमें पैटियो आ जाता है, 13 में आपका विल्सन डिजीज़, रेटिनोब्लास्टोमा और BRCA2 इनका याद करने का तरीका बता देता हूँ। 1 और 3 को प्लस किया, आंसर आया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 8, आपने 8 पूरा लाना है। 1 और 7 को प्लस किया 8, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया 8, तो BRCA1 में 1 और 7, BRCA2 में 1 और 3 इनकी म्यूटेशन होती है। क्लियर। इसके बाद है जो 15 है ये प्रेटर-विली सिंड्रोम, एंजलमैन सिंड्रोम, मार्फन सिंड्रोम है। 16 में ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ जो कि 4 और 16 रट्टा मार लेना, और अल्फा थैलेसीमिया, बीटा थैलेसीमिया 11 था, अल्फा वाला ये है, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस 1 वाला 9 था, 2 वाला 16 आ जाएगा। जो 17 है दिस इज़ वॉन रिकलिंगसन डिजीज़ जिसको न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस कहते हैं, BRCA1 और लीफ-रोमानी सिंड्रोम। 18 एडवर्ड है, 21 डाउन है, 22 आ जाएगा न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2, ये तो बहुत इजी है, और डाइट जॉर्ज 22 Q11 माइक्रो डिलीशन सिंड्रोम, और एक्स के अंदर तो आपके फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ब्रूटॉन्स, क्लाइनफेल्टर, 14 के अंदर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी।